नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अम्मा से कुछ मत कहना। कहानी लिखी है जयराम सिंह गौर जी ने। जयराम सिंह गौर जी हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ कथाकार हैं। उनकी लिखी कई कहानियां, उपन्यास, कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह है मेरे गांव का किंग, एडवर्ड मंडी, एक टुकड़ा जमीन, झरबेरी के सूखे बेर, अलगोजा और अन्य कहानियां, मेरी चयनित कहानियां, उदास परिंदा, उपन्यास अपने अपने रास्ते, मुझे सब याद है आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। जयराम सिंह गौर जी की लिखी कहानी अम्मा से कुछ मत कहना। बात आज की नहीं है, उस समय की है जब परिवार परिवार जैसे होते थे। बड़े बूढ़ों का सम्मान हुआ करता था। उनका अपने परिवार पर अनुशासन होता था। परिवार के हर व्यक्ति के काम का बंटवारा घर का मुखिया किया करता था। क्या मजाल थी कि परिवार के किसी सदस्य के साथ जरा भी बेईमानी हो तो जाए। इटावा जिले के नगला लोधी का एक समृद्ध लोधी परिवार, जिसके मुखिया का नाम गयापाल था। उनके रतनपाल, रघुपाल, सोमपाल और जगतपाल 4 बेटे, एक भाई और एक रमैनी नामक बहन थी। 12 भतीजे और 7 भतीजियां थी। वह जमींदार तो नहीं थे, पर 5 गोई जोड़ी बैल की खेती जरूर थी उनके पास। अच्छा खासा पशुधन तथा भेड़ बकरियों का रेवड़ था। गांव जमुना नदी के किनारे होने के कारण प्रचुर मात्रा में जंगल भी था, जिससे पशुओं को चराने की कोई समस्या नहीं थी। उस जमाने में पहलवानी का बहुत शौक हुआ करता था लोगों को। प्रायः हर घर में पहलवान होना आम बात थी। घरों में घी दूध खूब खाया पिया जाता था और घी दूध को बेचना अच्छा नहीं माना जाता था। गयापाल ने पहलवानी के चक्कर में अपनी शादी नहीं की थी। वो जिले स्तर के पहलवान थे। अच्छी खेती और अच्छी जनसंख्या होने के कारण गांव में दबदबा था। उस जमाने में हम दो हमारे दो का नारा पैदा नहीं हुआ था। घर की अच्छी जनसंख्या को अच्छा माना जाता था। गयापाल की बहन रमैनी का ब्याह उसी जिले के नगला राम सुंदर के एक समृद्ध लोधी परिवार के जसवंत से हुआ था। जसवंत के पिता लायक गांव के प्रधान थे और क्षेत्र में उनका काफी सम्मान भी था। रमैनी कामकाज में काफी होशियार और 8वीं तक पढ़ी भी थी। उसके व्यवहार से उसके परिवार वाले बड़े खुश रहते थे। वो जमाना ही ऐसा था कि आज की तरह बेटियों को ससुराल से, सास ससुर से न दबने वाले संस्कार नहीं दिए जाते थे, वरन उन्हें अपने ससुराल में हर बड़े बूढ़े का सम्मान करना सिखाया जाता था। रमैनी को भी वह संस्कार घुट्टी में पिलाए गए थे। वो 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी, इसलिए वह सब भाइयों की बड़ी प्रिय थी। गयापाल की तो उसमें जान बसती थी। हर तीज त्योहार में गयापाल उसे उपहार भेजना नहीं भूलते थे। ये उस जमाने का चलन भी था कि तीज त्योहारों पर बहन बेटियों को उपहार भेजे ही जाते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। नगला राम सुंदर से नाई यह समाचार लेकर आया कि रमैनी माँ बनने वाली है और नवरात्रि में उसकी गोद भराई होगी। गयापाल के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नाई की खूब खातिर हुई। चलते समय उसे भेंट भी दी गई। पूरा घर गोद भराई की तैयारी में लग गया। रमैनी के सब ससुराल वालों को कपड़े इत्यादि, मिठाई, फल आदि जो भी चीजों की जरूरत थी, सबको लेकर 3 बैलगाड़ियों में बैठकर नगलाराम सुंदर पहुंचे। बड़ी धूमधाम से गोद भराई हुई। शाम को सब लोग अपने गांव लौट आए। इधर समय अपनी गति से चल ही रहा था। रमैनी का प्रसव काल पूरा हुआ। उसने बड़े सुंदर से बालक को जन्म दिया, पर बच्चे को जन्म देते ही वह खुद चल बसी। जसवंत के परिवार में हाहाकार मच गया। यह खबर गयापाल के पास भी आई। उनके ऊपर तो मानो वज्रपात ही हो गया। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। आखिर पूरा परिवार नगलाराम सुंदर पहुंचा। रमैनी के अंतिम संस्कार के बाद रतनपाल की पत्नी बच्चे को उठा लाई। बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा था। गयापाल का सारा ध्यान नवजात पर ही रहता था। वह उसमें रमैनी को देखते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन गयापाल के पास जसवंत के पिता आए। गयापाल को डर लगा कि कहीं ये बच्चे को मांगने न आए हो, पर जब उन्होंने जसवंत की दूसरी शादी की बात की तो वह कुछ बेचैन हो गए। लेकिन लोगों के समझाने पर
काफ़ी सोच विचार करके जसवंत को दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने भी कह दिया। कुछ दिन बाद जसवंत की शादी हो गई। गयापाल ने अपने भांजे का नाम ढुलाई रखा। लोगों ने उसे टोका भी, अरे ये भी कोई नाम है? तो उसने बताया कि यह नाम ऐसा है कि उसको किसी की नज़र नहीं लगेगी। अब ढुलाई घुटने के बल चलने लगा था। वह बड़ा मस्त लड़का था। वो घर भर में अकेला डोलता रहता था। उसी साल रक्षाबंधन पर जसवंत अपनी दूसरी पत्नी जसोदा के साथ गयापाल के गांव गया। गयापाल ने उन लोगों का स्वागत किया। जसोदा ने सब भाइयों के राखी बांधी। सब बड़े प्रसन्न हुए। जसोदा अब हर त्योहार पर गयापाल के घर आने लगी। एक तरह से उसने नगला लोधी को अपना दूसरा मायका ही बना लिया। ढुलाई भी उससे काफी हिल गया था और उसे अम्मा कहने लगा था। जसोदा के भी 3 लड़के हुए। जसोदा के अधिक लाड़ प्यार के कारण उसके तीनों बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं निकले। इस बात के लिए जसवंत को काफी मलाल था। अब वह सोचने लगा कि इन बच्चों को खेती के काम में ही लगा दूंगा। नगलाराम सुंदर और उसके आसपास लहसुन बहुत पैदा होता था, लेकिन गांव वालों को पूरा मूल्य मिलता नहीं था। जसवंत ने लहसुन का व्यापार करने को सोचा। वो गांव और आसपास लहसुन खरीदकर इटावा में जाकर बेचने लगा। वहां उससे एक भो गांव का व्यापारी टकराया। उसने उसे बताया कि अगर वह अपना लहसुन उसकी भो गांव की आड़त पर बेचे तो उसे काफी फायदा होगा। उसने उसी के अनुसार भो गांव मंडी में लहसुन ले जाना सही समझा। वहां उसे आशातीत लाभ भी हुआ। जसवंत का व्यापार जमने लगा था, लेकिन गांव से व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी। उसके दिमाग में एक बात आई कि यदि इटावा में मकान बनाया जाए तो दोहरा लाभ होगा। उसने अपने पिता को ये बात बताई। इसके साथ ही यह भी बताया कि यदि एक भाई इटावा में रहने लगेगा तो घर के सब लड़के बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। यह बात उसके पिता को जम गई और इटावा के नए बस रहे मोहल्ले विजयनगर में उन्होंने एक अच्छा मकान बनवा दिया। जसवंत का व्यापार चल निकला। इटावा छोटा शहर था, बड़े शहरों जैसी सुविधाएं नहीं थी। अब उसका इटावा से मन उचटने लगा। इसी बीच उसके साथी सीताराम ने उसे कानपुर चलने की राय दी। वो उसके साथ कानपुर गया। वहां उन लोगों ने यशोदा नगर में प्लॉट की बात कर ली। गांव जाकर उसने अपने पिताजी से बात की और उसने कानपुर में एक प्लॉट ले लिया। जसोदा एक दिन नगला लोधी आई। ढुलाई अब 4 साल का हो चुका था। उसने गयापाल को समझाया कि ढुलाई की अच्छी शिक्षा गांव में नहीं हो पाएगी। यदि वह उचित समझे तो उसे उसके साथ इटावा भेज दिया जाए। गयापाल को उसकी बात समझ में आई और उसने ढुलाई की बेहतर शिक्षा के लिए जसोदा की बात मान ली। अब ढुलाई इटावा आ गया। ढुलाई बड़ी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा था। जैसे एक कहावत भी है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। वह कहावत उसके ऊपर घटित हो रही थी। उसके भविष्य की झलक कुछ कुछ दिखने लगी थी। लोग कहते हैं मातृहीन बच्चों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। गयापाल हर 15 दिन बाद ढुलाई को देखने इटावा जाते। वह भी उसकी प्रगति से बहुत प्रसन्न थे। गयापाल यशोदा के ढुलाई के प्रति लगाव और अपने प्रति उसका अपनत्व देखकर आश्वस्त थे। समय अपनी गति से चल रहा था। इधर ढुलाई ने इटावा के कॉलेज से हाई स्कूल करने के बाद कृषि विज्ञान से इंटरमीडिएट करने के लिए बकेवर कृषि विद्यालय में प्रवेश ले लिया था। वहां वो हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा। इसी बीच जसवंत कानपुर चले गए। गयापाल उसको हर 15 दिन में उसका घी और नाश्ता देने आ जाते। ढुलाई अब सरवन सिंह राजपूत हो गया था। उसने अपनी पढ़ाई से किसी को निराश नहीं किया। उसने बीएससी एग्रीकल्चर में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया था। इसके उपरांत उसने एमएससी एग्रीकल्चर करने चंद्रशेखर कृषि महाविद्यालय कानपुर में प्रवेश ले लिया। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद वहीं से मृदा विज्ञान में पीएचडी की। उसकी थीसिस विश्वविद्यालय ने प्रकाशित करवाई, जिसकी विदेशों में भी चर्चा हुई। गयापाल के लिए ढुलाई की इतनी उपलब्धि उनकी सोच से परे थी। अब उनके मन में एक विचार चलने लगा कि अब इसकी शादी कर दी जाए। उन्होंने उससे बात की तो वह बोला कि नौकरी लग जाने दो, फिर आप जा कहेंगे शादी कर लेंगे। इसी बीच उसका चयन CSA महाविद्यालय कानपुर में हो गया। नौकरी करते हुए ढुलाई को 4 साल हो गए। उसने कभी अभाव नहीं देखा था, फिर भी वो पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करता था। उसके एक साथी डॉक्टर निर्देश ने उससे कहा, मेरे एक रिश्तेदार ने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, उसमें मैंने एक प्लॉट बुक किया है।
चाहो तो तुम भी बुक कर लो, पैसे भी किश्तों में भरने हैं। तब उसने भी एक 200 वर्ग गज का प्लॉट अपनी माँ जसोदा के नाम बुक कर दिया। उसके मित्र निर्देश ने उसे प्लॉट अपने नाम बुक करने को कहा। तब वो बोला, नहीं यार, मेरी माँ बुरा मान जाएगी। मित्र बोला, सोच लो भाई, बैंक से लोन मिलने में आसानी रहती है। ये बात तो है, फिर ऐसा करते हैं, माँ के साथ अपना भी नाम कर देते हैं। समय अपनी गति से चल ही रहा था। गयापाल एक दिन अपने परिचित मनोहर सिंह राजपूत को लेकर जसवंत के पास पहुंचे और मनोहर का जसवंत से परिचय कराते हुए उन्होंने अपने आने का कारण बताया। जसवंत ने उन लोगों का स्वागत करते हुए गयापाल से कहा, भाई साहब, आप मेरे पास क्यों आए? सरवन का रिश्ता तो आपको तय करना है। आप रिश्ता तय करें, विवाह मैं कर दूंगा। अरे भाई, कहीं ऐसा होता है? गयापाल ने कहा। होता क्यों नहीं है, ऐसा ही होगा, जसवंत ने कहा। दान दहेज की बात तो आप ही करेंगे, मनोहर सिंह ने कहा। कैसा दान दहेज? मेरे पास किसी चीज की कमी है क्या? सरवन अच्छा खासा कमाता है। हाँ, लड़की सरवन के हिसाब से होनी चाहिए। वह सब भाई साहब ही तय करेंगे। रिश्ता तो तय ही है। भाई साहब, लड़की आपने देखी ही होगी, आप सरवन से बात कर लीजिए। शादी तो अब उसकी होनी ही चाहिए, जसवंत ने कहा। गयापाल और मनोहर सरवन के पास पहुंचे। सरवन को गयापाल ने पूरी बात बताई। सरवन ने गयापाल से कहा, मामा, लड़की मैं नहीं देखूंगा, यह आप लोगों का काम है। हाँ, एक बात चाहता हूँ कि लड़की ऐसी हो जो आप लोगों और परिवार वालों का ख्याल रखे, बाकी सब ठीक है। गयापाल और मनोहर दोनों संतुष्ट होकर आ गए। गर्मियों में सरवन की शादी हो गई। लड़की का नाम लक्ष्मी था। उसका स्वभाव भी अपने नाम के अनुरूप था। समय बहुत अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी ने कुछ समय बाद एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया, जिसका पुकारने का नाम भोलू रखा गया। पूरा घर भोलू के आसपास घूमने लगा। जसवंत और जसोदा उसको हाथों हाथ रखते थे। समय अभी अपनी गति से चल ही रहा था। प्रारंभ में भोलू पढ़ने में काफी अच्छा था। सरवन उसे अपनी ही तरह बनाने की सोच रहा था, पर जसोदा का अतिशय लाड़ दुलार पढ़ाई में आड़े आ रहा था। वो उसे लेकर कभी अपने गांव या मायके चली जाती। सरवन के टोकने पर उसे ही डांटते हुए कहती कि बच्चा है, अभी खेलने खाने के दिन है उसके ऊपर इतना दबाव मत बनाओ पढ़ाई का। वह अपनी विमाता से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। अपनी दादी के शह पाने से भोलू मनमानी करने लगा। इसी बीच अपनी DSC के लिए उसे 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जिस कारण भोलू पूरी तरह ही स्वच्छंद हो गया। अमेरिका से वापस आने के बाद सरवन ने भोलू को बहुत संभालने की कोशिश की, पर जसोदा के हस्तक्षेप के कारण वो बिगड़ता ही चला गया। सरवन ने इसे अपना भाग्य मानकर चुप्पी लगा ली। समय अपनी गति से चल रहा था। भोलू देखने सुनने में तो बहुत सुंदर था ही। वो गुरु सिने शाइन कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली चला गया। सरवन यद्यपि भोलू के काम से संतुष्ट नहीं था, पर कर ही क्या सकता था, लड़का बड़ा हो रहा था। लक्ष्मी उसे समझाती कि अकेला लड़का है और बड़ा भी हो गया है, उसके ऊपर अनुचित दबाव डालना ठीक नहीं रहेगा, कुछ न कुछ तो करेगा ही। सरवन को भी यही ठीक लगा। गुरु सिने शाइन टेलीविजन के लिए सीरियल बनाती थी। इसी बीच उसने एक बनफूल नामक सीरियल बनाया। इसमें भोलू और गुरप्रीत सिंह की लड़की नीमा ने हीरो और हीरोइन के रूप में अभिनय किया था। उस सीरियल को स्टार प्लस पर दिखाया गया। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। भोलू अब टेलीविजन दुनिया का चर्चित नाम हो गया था। उसको दूसरी कंपनियों से भी ऑफर मिलने लगे थे। जसवंत शुरू से ही बड़ा हंसमुख आदमी था, पर वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताता था। उसकी उम्र भी हो गई थी। आजकल वह चुप चुप रहता था। एक दिन सरवन अपने घर पहुंचा। उसने जसोदा से पूछा, अम्मा, बापू से कुछ बात तो नहीं हुई? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहा है? आजकल वो बहुत चुप चुप रहते हैं, कुछ बात तो जरूर है। तुम उनसे बात करके देखो, शायद कुछ बताएं। ठीक है। सरवन जसवंत की आड़त पर पहुंचा। उसे देखकर जसवंत ने पूछा, लल्ला, कैसे? कुछ काम है क्या? हाँ, आपसे कुछ बात करनी है, सरवन ने हंसते हुए कहा। तो घर में काहे नहीं पूछा? पूछ लो, क्या बात है? जसवंत ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। सरवन ने हंसते हुए कहा, आप परेशान ना हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल आप बड़े चुप चुप क्यों रहते हैं? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? लक्ष्मी ने तो कुछ कह नहीं दिया। क्या बात करता है, वो देवी जैसी बहू,
वो किसी से कुछ कह सकती है भला? तो फिर क्या बात है बापू? अरे तुम बेकार में परेशान हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बापू, आपको मेरी सौगंध, बताओ क्या बात है? अरे लल्ला, सौगंध क्यों दे दी? सुनो, आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ और सांस फूल जाती है। तो फिर आप आज ही मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ठीक होगा। चलिए आपको चेकअप करा लेते हैं। सरवन जसवंत को लेकर अपने मित्र डॉक्टर जितेंद्र के पास कार्डियोलॉजी लेकर पहुंचा। उसने उनकी ईसीजी की रिपोर्ट देखकर उनकी टीएमटी करवाया। टीएमटी रिपोर्ट देखने के बाद उसने जसवंत को भर्ती करने के लिए कह दिया। अब सरवन घबरा गया। सरवन ने डॉक्टर से पूछा, आप भर्ती करने के लिए क्यों कह रहे हो? कुछ सीरियस है क्या? तभी तो कह रहा हूँ, तुम ठीक समय पर इनको ले आए हो। क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं यार, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, कुछ और टेस्ट करना है। कल शाम तक इन्हें छोड़ दूंगा। तब ठीक है। उसने जसवंत को बताया कि उसे आज और कल तक अस्पताल में रहना होगा, कुछ और टेस्ट होने हैं। कल शाम को घर चलेंगे। घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अम्मा से कह दूंगा कि हम और आप किसी काम से गांव जा रहे हैं। कल शाम तक आ जाएंगे। जसवंत के दूसरे दिन तक सारे टेस्ट हो गए और डॉक्टर जितेंद्र ने दवाएं लिख दी। जसवंत को आराम करने को बताया। रात में जसवंत ने सरवन को बताया कि उसे जसोदा के ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो बापू? मैं ठीक ही कह रहा हूँ बेटा। अपने बच्चों की तो इसने ठीक से परवरिश की ही नहीं और भोलू को इसने जानबूझकर बर्बाद कर दिया। आपने उनको समझाया क्यों नहीं बापू? दूसरी शादी में आदमी बीवी का दबेल रहता है, दबेल। हमें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी बेटा। बापू, जो होना था हो चुका। आप अपना ध्यान इस तरफ से हटाकर अपनी सेहत की तरफ लगाइए। ईश्वर सब ठीक करेंगे। भाई लोग जो अभी आपके साथ काम कर रहे हैं वही देखेंगे। कभी कभी मैं भी चला जाया करूँगा। मुनीम जी से कह देंगे कि वह काम को ठीक से देखेंगे। कुछ गड़बड़ हो तो उसे आपको बताएंगे। सही इलाज और आराम से जसवंत को काफ़ी आराम मिला। सरवन जसवंत को हर महीने डॉक्टर को दिखाकर राय ले रहा था। इस बीच उसने देखा कि जसोदा कभी कभी आड़त पर चली जाती है। एक दिन सरवन आड़त पर गया हुआ था, तब उसने देखा कि जसोदा आड़त पर मौजूद है। उसने उससे पूछा, आप यहाँ? बापू के पास कौन है? छोटा लल्ला है। सरवन को बड़ा अजीब लगा। वो वहां से सीधे घर पहुंचा तो देखा कि जसवंत अकेले ही लेटे हैं। उसने उनसे कहा, बापू आज आप मेरे साथ चलिए। अब आप कुछ दिन मेरे यहाँ रहेंगे। यहाँ आप अकेले पड़े हैं। अम्मा आड़त पर क्या करने गई हैं? आड़त पर गई है? मुझसे तो कह रहे थे कि वह बाजार जा रही है। शाम को जसोदा जब आई तब सरवन ने उससे कहा, अम्मा बापू अब कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे। जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वापस इन्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। यहाँ ठीक नहीं रहेगा क्या? मेरे यहाँ से अस्पताल नजदीक पड़ता है अम्मा। सरवन की देखरेख और लक्ष्मी की सेवा से जसवंत की सेहत में काफी सुधार हुआ। डॉक्टर से राय लेकर जसवंत फिर आड़त जाने लगा। समय अपनी गति से चल ही रहा था। इसी बीच गुरप्रीत ने सोचा कि कहीं भोलू हाथ से न निकल जाए। उसने अपनी बेटी को उसे अपने चक्कर में फंसाने के लिए कहा। भोलू उसके चक्कर में आ भी गया। जसप्रीत ने दिल्ली में ही बगैर जसवंत को बताए भोलू और नीमा की शादी करवा दी। एक दिन सरवन के घर के आगे एक कार रुकी। उसमें से भोलू और नीमा उतरे। भोलू ने कॉल बेल बजाई। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला तो भोलू के साथ लड़की को देखकर चौंक गई। उसने भोलू से पूछा, ये कौन है? आपकी बहू है। सुनते ही उसे जोरदार झटका लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ऐसी कौन सी जल्दी थी जो तुम हम लोगों को बता नहीं सके? तब तक नीमा लक्ष्मी के पांव छूने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मी ने ठीक कहकर उसे पांव छूने से रोक दिया। उसने सरवन, जसवंत और गयापाल को फोन करके सब बता दिया। सरवन को भी यह सुनकर बड़ा झटका लगा। जिस माँ बाप का अकेला बेटा हो उसके लिए वो कितने अरमान संजोए रखता है, और बेटा बगैर उससे पूछे ब्याह कर ले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसने भोलू से पूछा, क्या हम लोग मर गए थे कि तुम अपनी शादी के मालिक बन गए? भोलू सरवन के गुस्से को देखकर सहम गया। वो अपने माता पिता को बहुत चाहता था। सरवन उसके ऊपर कभी गुस्सा भी नहीं हुआ था। सरवन के दोबारा पूछने पर वो रोने लगा। भोलू को रोते देखकर नीमा भी रोने लगी।
सरवन उन दोनों को रोते देखकर पिघल गया। लक्ष्मी और सरवन ने दोनों को संभाला। तब तक जसवंत और जसोदा भी आ गए। जसवंत ने जब से सुना था वो तो हल्के बक्के रह गए थे। उनके मन में तमाम बातें चलने लगी। उन्होंने सरवन से पूछा, लल्ला अब क्या होगा? क्या होगा? बिरादरी वाले हम लोगों को बिरादरी से बाहर कर देंगे। बिरादरी में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। खैर, जो हो गया वो तो हो गया, कोई रास्ता खोजा जाए। शाम तक गयापाल भी आ गए। भोलू की शादी की बात सुनकर उन्हें भी झटका लगा था। जसवंत ने गयापाल से पूछा, भाई साहब अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि बहू के पिता को बुलवाया जाए, फिर सोचते हैं। सरवन ने नीमा से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जब उसने बताया कि वे भी आए हैं, लाजपत नगर में मौसी के यहाँ रुके हैं, तो सरवन ने उससे अपने पापा को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा, मौसी और मौसा फल मिठाइयों के साथ आ गए। सरवन ने अपने को काफ़ी संभाल लिया था। जसवंत और गयापाल ने गुरप्रीत से कहा, यह तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे तो लग रहा है कि आपने भोलू की जबरन शादी करा दी है। अंकल, मैं आपका गुनहगार हूँ। जो चाहे आप मुझे सजा दे दीजिए, पर किसी तरह से बात बना दीजिए। जसवंत, गयापाल और सरवन दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगे। जसवंत ने गयापाल से कहा, जो होना था हो गया, अब बताओ कि क्या किया जाए। आप ही बताएं भाई साहब, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गयापाल ने कुछ सोचकर कहा, लल्ला अब एक ही बात मेरी समझ में आ रही है कि भोलू के ससुर से उसकी फिर से शादी करने को कहा जाए। इससे काफ़ी बात बन जाएगी, जैसा आप कहें। जसवंत ने गुरप्रीत से दोबारा शादी करने को कहा तो वो तैयार हो गया। 15 दिन के बाद शादी का नाटक भी हो गया। जितना जसवंत डर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं। नीमा ने अपने व्यवहार से परिवार के लोगों का मन जीत लिया था। वह लक्ष्मी को कोई काम करने नहीं देती थी। लक्ष्मी कभी कभी नीमा से कहती, मुझे इतना आराम मत दे कि मैं बिल्कुल काहिल ही हो जाऊं। महीने भर बाद भोलू और नीमा यूरोप घूमने चले गए। यात्रा का पूरा खर्चा जसवंत ने दिया था। यह बात भी जसोदा को अच्छी नहीं लगी थी। जसवंत जसोदा की मनोवृत्ति से बहुत दुखी रहते थे। इसी बीच जसोदा ने कुछ कागजों पर जसवंत से हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में मालूम हुआ कि यशोदा नगर वाला मकान और आढ़त अपने नाम करवा लिए थे यशोदा ने। जसवंत को ये मालूम होने पर बड़ा झटका लगा और वह अपराध बोध में जीने लगा। एक दिन एकांत मिलने पर उन्होंने सरवन से कहा, लल्ला हमसे बड़ा गुनाह हो गया। क्या बापू? जसोदा ने धोखे से हमसे दस्तखत करवा के मकान और आड़त अपने नाम करवा लिए। तो क्या हुआ बापू? वह हमारे किस काम के थे? वो तो मैं वैसे भी भाइयों को ही दे देता। भोलू यहाँ आएगा नहीं, यह ठीक ही रहा। मेरा काम अम्मा ने कर दिया। अरे, तुझे उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। नहीं बापू, ये तो मुझसे ना होगा। मैं अम्मा और भाइयों के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा। आप यह सब मत सोचना। आप यह सब सोचना छोड़कर सोने की कोशिश कीजिए। लल्ला, एक बात कहें, आज तुम लोग यहीं रुक जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। ठीक है। सरवन ने बाहर निकलकर डॉक्टर जितेंद्र को फोन करके सारी बातें बताई और उससे कहा कि यदि संभव हो तो देखने के लिए आ जाए। थोड़ी देर में डॉक्टर जितेंद्र ईसीजी मशीन के साथ आ गया। आते ही उसने जसवंत का ईसीजी लिया और कुछ चिंतित हो गया। उसने कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शन और ड्रिप लगाने का सामान भी मंगवाया था। ये सब देख जसवंत ने पूछा, लल्ला ये सब क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बापू, आप बिल्कुल ठीक हैं, पर बापू आपकी कमजोरी के लिए यह किया गया है। मैं सुबह फिर आऊँगा। वो सरवन को लेकर बाहर चला गया। डॉक्टर सरवन को लेकर बाहर चला गया। उसने सरवन को बताया, बॉस आज की रात बहुत भारी है तुम पर। तुम बापू के पास ही रुकना, मैं घर जाकर अभी आता हूँ। जसवंत ने सब लोगों को अपने पास से हटाने के लिए कहा। बच्चे पहले सोने चले गए थे। सरवन ने लक्ष्मी से कहकर उनको भी खाना खाने भेज दिया। जसवंत ने फिर सरवन से कहना चाहा तो सरवन बोला, बापू सब चिंता छोड़कर सोने की कोशिश कीजिए। लल्ला तू मुझे बच्चा समझता है? मैं सब जानता हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया है। कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए तो मैंने तुझे रोक लिया है। आज की रात मैं बस तेरे साथ रहना चाहता हूँ। कुछ कहना मत, बस मेरी बात सुनता जा। हाँ, गया भाई को फ़ोन करके मेरी बात करवा दे।
सरवन ने गयापाल का नंबर मिलाया। फोन मिलने पर फोन जसवंत को पकड़ा दिया। उन्होंने राम राम करने के बाद उनसे कहा, भैया तुम कानपुर के लिए चल दो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ हाँ, रात में ही चल दो। बापू, आपने मामा को बुलाया, वो भी इतने रात में? वो आएंगे तो मैं तुझे उन्हें सौंप दूंगा। तू बहुत अकेला है लल्ला, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सरवन की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोला, बापू ऐसा क्यों कहते हो? आपने मेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी देर में सरवन ने देखा कि जसवंत को झपकी आ गई। वह चुप हो गया। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर वो बाहर गया तो देखा जितेंद्र आ गया है। उसने राहत की सांस ली। उसने जसवंत के बारे में पूछा तो सरवन ने बताया, शायद उनको झपकी आ गई है। वे लोग कमरे में आकर बैठे ही थे कि जसवंत ने पूछा, लल्ला भैया आ गए? बापू, मामा का गांव बहुत दूर है, आने में देर लगेगी, तो उनको फ़ोन लगाकर पूछ लो कि कहाँ तक पहुँचे हैं। सरवन ने गयापाल को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वे लोग भरना निकल चुके हैं। सरवन ने जसवंत को बता दिया। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बहुत जोर की आंधी आई। पूरे इलाके की बिजली चली गई। एकाएक पानी के साथ ओले गिरने लगे। लग रहा था कि यह आंधी और पानी पूरी कायनात को ही जैसे बहा ले जाएगा। एकाएक ही भयानक गर्जना के साथ कहीं तो बिजली गिरी। आवाज़ इतनी भयंकर थी कि सारा घर जागकर जसवंत के कमरे में आ गया। जसवंत की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही थी। जितेंद्र ने उठकर जसवंत को देखा तो पाया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। सुबह होते होते गयापाल आ गए। उन्होंने देखा घर के बाहर काफ़ी लोग खड़े थे। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हुआ। तब सरवन ने उन्हें देखा और भाग कर उनके पास पहुंचकर बताया कि बापू नहीं रहे। सुनकर गयापाल वहीं बैठ गए और रोने लगे। थोड़ी देर के बाद सरवन से पूछा, जसवंत का मुझसे क्या काम था? मामा, वे मुझे आपको सौंपना चाहते थे। यह कहकर सरवन उनसे लिपट कर रोने लगा। जसवंत के ना रहने का सबसे अधिक सरवन को आघात लगा। वो एकदम गुमसुम हो गया था। सरवन, लक्ष्मी, भोलू और नीमा जसोदा के पास रहकर उसे सांत्वना देते रहे। 13वीं के बाद वे लोग अपने घर चले गए। भोलू और नीमा दिल्ली चले गए। सरवन और लक्ष्मी अब अक्सर जसोदा के पास जाने लगे। कुछ दिन बाद दिवाली थी। प्रथा के अनुसार सारे संबंधी त्योहार उठाने आए थे। सरवन का भी परिवार वहीं था। सरवन को पहले से मालूम हो गया कि जसोदा ने मकान और आड़त द्वंद फंद करके अपने नाम करवा ली। यह भी सरवन के लिए एक झटका ही था। उसने जसोदा से कुछ कहा नहीं। जब यह बात लक्ष्मी को मालूम हुई तो उसने सरवन को बताया। तब सरवन बोला कि उसे तो यह बात पहले से ही मालूम थी। आपने कुछ किया नहीं? क्या करता? क्या करता? जानती हो, अम्मा ने बापू के हस्ताक्षर करके ये सब करवाया है। अगर हम कुछ करेंगे तो अम्मा को जेल जाना पड़ेगा। क्या तुम चाहोगे कि इस तरह इस उम्र में वे जेल जाएं? अरे बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं क्या करता? बापू ने अम्मा के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है और उनसे सावधान रहने के लिए कहा था। लक्ष्मी, एक बात बताओ, तुम ही बताओ मुझे कि एक बेटा अपनी माँ से कैसे सावधान रह सकता है? चलो कोई बात नहीं, अपने पास रहने को अपना मकान तो है ही। एक दिन भोलू का फ़ोन आया कि वो 5 जनवरी को फ्लाइट से कानपुर आ रहा है। दूसरे दिन 5 तारीख थी। वो आ गया। भोलू, ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि तुम्हें फ्लाइट से आना पड़ा? पापा, नीमा ने आपको और मम्मी को बुलाया है। किस लिए? ये तो वहीं चलकर मालूम होगा। वो आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहती है। दूसरे दिन ये लोग दिल्ली पहुंचे। लक्ष्मी ने नीमा से पूछा, क्या बात है बहू? नीमा ने एक फाइल लक्ष्मी को देते हुए कहा, मम्मी, यह है आप लोगों का सरप्राइज। क्या है इसमें? आप ही खुद देखिए ना। सरवन ने जब फाइल खोल के देखी तो वह सरवन के नाम के मकान के कागजात थे। अरे अरे, इसे हमारे नाम क्यों किया? बिल्कुल ठीक किया पापा, अब हम लोग आपके घर में रहेंगे। मकान की क्या जरूरत थी? मकान तो हमारे पास पहले से ही है। किस मकान की बात कर रहे हैं? जिसमें रह रहे हैं। अरे पापा, उसमें भी तो दादी का नाम है और वह उसे बेचेंगी। मैंने कानपुर में एक दिन सुन लिया था, वह अपने भाई से बात कर रही थी। देखेंगे बेटा।
जसवंत की बरसी भी नहीं हुई थी। एक दिन जसोदा अपने भाई के साथ सरवन के पास पहुंची। सरवन और लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया। सरवन ने कहा, कुछ काम था अम्मा, तो मुझे बुला लिया होता। लल्ला, हाँ, कुछ जरूरी बात करनी थी। लल्ला, कुछ पैसे की जरूरत है, सोचते हैं यह मकान बेच दिया जाए। ठीक है अम्मा, पर हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम कुछ और इंतजाम कर लीजो। तो अम्मा, हमें 3 महीने का समय दो, मकान बिक जाएगा। जसोदा अपने भाई के साथ वापस चली गई, पर उसके लिए सोचने को बहुत कुछ दे गई। सरवन ने वह घर बड़े मन से बनवाया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपना मकान कभी बेचना पड़ेगा। अब मैं कभी अपने मकान में रह भी पाऊंगा, यह सोचते हुए उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में अपने मित्र निर्देश का नाम कौंधा। उसने उसे फोन मिलाया। उसके हेलो कहने पर उसने उससे कहा, यार, आज लंच पर भाभी जी को लेकर आ जाओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मना मत करना यार, बस आ जा। ठीक है, आता हूँ। निर्देश अपनी पत्नी के साथ आ गया और आते ही पूछने लगा, मुझे लगता है कि तू किसी मुश्किल में है, बता क्या बात है। हाँ निर्देश, तूने बिल्कुल ठीक ही कहा, वाकई में मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। अरे बता ना यार, क्या बात है। सरवन ने उसे सारी बातें बताई। निर्देश बोला, इसीलिए मैंने तुझसे अपने नाम प्लॉट खरीदने को कहा था, पर तू अपनी सौतेली माँ को सगी माँ से अधिक मानता था। मैंने ऐसे तमाम केसेस अपनी रिश्तेदारी में देख रखे हैं। जब तक तुम्हारे पिताजी रहे, उनकी हिम्मत ना पड़ी। उनके जाते ही उन्होंने अपना रंग दिखाई दिया। सरवन, ये तो होना ही था। अब तू बता कि तू मुझसे क्या चाहता है। निर्देश, यार, मैं चाहता हूँ कि ये मकान तू खरीद ले। तो मेरे खरीदने से क्या होगा? यही होगा कि कभी कभी मैं तेरे पास आकर इसमें रह तो सकूंगा। तो तू भी तो ले सकता है। पर मैं लूंगा नहीं। क्यों? अब मैं उन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ रहूंगा तो कभी ना कभी तो उनसे मिलना हो ही जाएगा। वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो तुमने यह बात अपने गया मामा को नहीं बताई? नहीं। क्यों? तुम तो उनको खूब जानते हो, वह किस स्वभाव के है। वह मकान खरीद कर दे देंगे, पर उनकी कुछ खेती बिक जाएगी, क्योंकि मैं खूब जानता हूँ कि उनके पास इतना कैश पैसा नहीं है। ठीक है, मैं प्रतीक से बात करता हूँ। निर्देश ने उसे फोन लगाया। वो भी थोड़ी देर में आ गया। उसने निर्देश से बुलाने के बारे में पूछा। निर्देश ने उससे सारी बात बताई। ठीक है, उसने सरपंच से कहा, अंकल, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मकान अपने नाम करा लीजिए। बात पैसे की नहीं है प्रतीक, इस मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम होगी। अभी तुम अम्मा के हिस्से के पैसे दे दो, बाकी जब इच्छा हो तो दे देना। मकान की कीमत 70 लाख तय हुई है। जसोदा ने 35 लाख लेकर प्रतीक के नाम रजिस्ट्री कर दी। सरवन ने सारा सामान भी प्रतीक को दे दिया। अगले हफ्ते निर्देश सरवन को पहुंचाने दिल्ली गए। उसके 2 दिन बाद गयापाल कानपुर आए। सरवन के मकान में ताला बंद देखकर पड़ोसी सिन्हा साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि मकान तो डॉक्टर साहब बेचकर दिल्ली चले गए। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब डॉक्टर साहब को मकान से इतना लगाव था तो उन्होंने मकान को बेचा ही क्यों? जानते हैं आप, जब वह जा रहे थे तो वह घर के गेट से ऐसे मिल रहे थे जैसे वह किसी अपने आदमी से भेंट कर रहे हो। वह रो रहे थे। गयापाल वहां से सीधे बस अड्डे पर पहुंचकर दिल्ली की बस में बैठ गए। रास्ते भर उनके दिमाग में सिन्हा साहब की बात बार बार आ रही थी कि मकान छोड़ते समय मेरा ढुलाई रो रहा था। उसकी माँ ने उसे किसी के कहने पर मकान बेचने के लिए मजबूर किया है। कौन है वह आदमी? उसे खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी गयापाल नहीं। यही सोचते हुए रात बीते। सुबह सुबह वह भोलू के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो भोलू निकला। उसने गयापाल के पैर छुए तो उन्होंने उसको आशीष देते हुए पूछा, ढुलाई कहाँ है? कौन ढुलाई बाबा? अरे अपने पापा को बुला। पहले आप भीतर तो चलिए। वो भोलू के साथ अंदर आए तो देखा कि सरवन और निर्देश दोनों ही वहां बैठे हैं। वह भी उन्हीं के साथ सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सरवन से पूछा, ढुलाई, तू इतना बड़ा हो गया कि अब तुझे अपने मामा की राय की भी जरूरत नहीं रह गई? मामा, जब माँ नहीं रही थी तब भी आप ही ने तो पाला है मुझे। अब बापू भी नहीं है तो आपके सिवा अब मेरा है ही कौन? आप बताइए, आज तक मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी है? तो फिर मकान बेचते समय मामा की याद क्यों नहीं आई? सिन्हा साहब बता रहे थे कि मकान बेचते समय तू रो रहा था। हाँ मामा, उन्होंने सही कहा है।
तो अब तू मुझे बता कि तुझे मकान बेचने के लिए किसने मजबूर किया? मैंने उसे खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम बदल देना। इसीलिए मैंने आपको नहीं बुलाया मामा, कहकर सरवन ने पूरा किस्सा गयापाल को सुनाया। सुनने के बाद गयापाल ने कहा, इतना सब तू अकेले सहता रहा? तुझे अपने मामा की याद क्यों नहीं आई? अरे 2-4 बीघा खेत बेचकर जसोदा को पैसे दे देता मैं। यही तो मैं नहीं चाहता था मामा। उस जमीन पर आपके भतीजों का हक है। मैं उनकी निगाहों से आपको गिराना नहीं चाहता था। वह मकान किसको बेचा है? निर्देश को दिया है। मामा जी, वह मकान अब भी आपका ही है। जब भी कानपुर आए तो अपने मकान पर जरूर आ जाइए। वहां आपको अपना भांजा निर्देश मिलेगा। निर्देश ने कहा, मामा एक बात मेरी और मानोगे? सरवन ने कहा, क्या? अम्मा अगर राखी पर गांव आए तो उनसे कुछ मत कहना। गयापाल सरवन की ओर देखते हुए सोच में पड़ गए थे कि यह किस मिट्टी का बना है। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है लल्ला, कुछ नहीं कहेंगे। मित्रों, अभी आपने जयराम सिंह गौर जी की लिखी हुई कहानी सुनी, अम्मा से कुछ मत कहना। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वाकई कहानी में जो परिवार दिखाया गया है, उस परिवार के इतने अच्छे संस्कार रहे होंगे कि सरवन इतना भावनात्मक रूप से अपनी सौतेली माँ तक से जुड़ा हुआ था कि उन्हें जरा भी दुखाना नहीं चाहता था। लेकिन सरवन की माँ जसोदा को भी क्या इस तरह से उसे धोखा देना सही था? वो चाहती तो सरवन से कहकर सरवन से अपने बेटों के लिए कुछ न कुछ जायदाद रखवा लेती। सरवन बिल्कुल भी मना ना करता, जैसा कि हम उसका चरित्र देख रहे हैं इसमें। क्या सरवन को अपने बेटे के कहे अनुसार जसोदा को कोर्ट में खींचना चाहिए था, या सरवन ने जैसा किया वही ठीक था? पुराना समय था जब वो के इस तरह के चरित्र हुआ करते थे, तो जसोदा जैसे भी चरित्र हुआ करते थे। सरवन ने जो किया क्या सही किया, या जसोदा ने जो किया वो सही किया? वह तो यहाँ तक कि अपने सौतेले बेटे सरवन के बेटे का भी करियर बिगाड़ने पर तुली थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।